गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब दो पार्टीज ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया है, उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। इसका मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो फॉर्म हो चुका है। अब हम उसके आगे की बात करने जा रहे हैं। अब बात आती है, प्रॉमिस एक दूसरे से तो हो चुका है। अब दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए अपना अपना प्रॉमिस जो उन्होंने किया था वो परफॉर्म करेगी। तो उसी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करने वाले इस यूनिट में। हमको ये देखना है कि कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करना चाहिए, कौन सी प्लेस पे परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। हमने परफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन सामने वाले ने, अदर पार्टी ने, पहले तो उसने प्रॉमिस किया था लेकिन बाद में अगर वो मुकर गया तो क्या होगा। कौन सी ऐसी केसेस है जहाँ पे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चर्चा हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली हमको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में बात करना है। बहुत सिंपल यूनिट है, अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बात आप समझ लो कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो चुका है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उनमें प्रेजेंट है। अब हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले सबसे पहले हमको देखना होगा ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों पार्टीज की क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहेगी, दोनों पार्टीज कौन सी चीज के लिए लायबल रहेगी, वही बात कहिए। देखो, अब थोड़ा सा ये जो यूनिट है ना, मैं ये जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैं रीड करके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म their respective promises unless such promise unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the contract act or of any other law। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। या तो उनको परफॉर्म करना है या तो उनको ऑफर टू परफॉर्म करना है। दोनों वर्ड में फर्क है। अब दोनों में क्या फर्क है? परफॉर्म का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे मान लो मैंने मेरे फ्रेंड से कहा था कि मेरे पास कार है, मुझे बेचनी है, क्या आप मुझसे खरीदोगे 2 लाख रुपीज में? मेरे फ्रेंड ने कहा हाँ ठीक है, मैं खरीदने को तैयार हूँ। मैंने कार उसको डिलीवर कर दी, उसने मुझे कैश दे दिया, मैंने उसको कार डिलीवर कर दी और उसने वो चीज एक्सेप्ट कर दी। ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। मीन्स मेरा परफॉर्मेंस एक्चुअली हो गया। ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है? जैसे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस तो किया था। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कार दूंगा और उसने प्रॉमिस किया था कि 2 लाख रुपीज वो मुझे पे करेगा। अब मैंने टाइम पे कार डिलीवर करने की कोशिश की और जैसे ही मैं उसको डिलीवरी देने गया कार की, उसने लेने से मना कर दिया। तो इसको दोस्तों कहा जाएगा ऑफर टू परफॉर्म। मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की थी, ऑफर किया था उसको, उसने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये लगेगा कि सर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। मैंने मेरी तरफ से मेरा परफॉर्मेंस पूरा कर दिया, मेरी ऑब्लिगेशन जो थी यहाँ पे डिस्चार्ज हो गई। अब आगे जो होगा वो, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर मैं उस केस में उस पार्टी से डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता हूँ। तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या होगी। पार्टीज की ऑब्लिगेशन ये होगी कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उनको या तो वो परफॉर्म करना होगा या तो ऑफर टू परफॉर्म करना होगा। परफॉर्म का मतलब होता है जैसे मैंने जो प्रॉमिस किया था मैंने वो पूरा किया, और जो प्रॉमिस ही था अदर पार्टी थी उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया मेरा परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्म में क्या होता है, मैंने परफॉर्म तो किया लेकिन अदर पार्टी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया मेरा परफॉर्मेंस। तो उस केस में मैं आगे उसके लिए डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहली पार्टीज की ऑब्लिगेशन होगी। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई प्रोविजन है जो कहती है कि परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज कर देती है वो, तो उस केस में हमको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उस केस में पार्टीज की ऑब्लिगेशन नहीं बनती है। कभी कभी ऐसा होगा, हम दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिस तो हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई ऐसी प्रोविजन है जो करने से, परफॉर्म करने से मना कर देती है। तो उस केस में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली एक ही बात है, पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या होगी, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन होगी जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उनको फुलफिल करना होगा।
परफॉर्म करना होगा या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना होगा। आई होप आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया है। परफॉर्म का मतलब मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने परफॉर्म किया, और जो प्रॉमिस ही है, अदर पार्टी है, उसने वो प्रॉमिस, वो जो परफॉर्मेंस था मेरा वो एक्सेप्ट कर दिया, उसको कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब होता है मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जो प्रॉमिस ही था उसने मेरा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा हम बाद में देखेंगे। फिर आगे क्या दिया है, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर in case of death of such promiser before performance unless a contrary intention appears from the contract। तो ये वर्ड आपको, ये जो सेंटेंस है ना, unless a contrary intention appears from the contract, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बार बार इस यूनिट पे रिपीट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहां ये रिपीट होगा। तो इसका मतलब समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और लिखा होगा तो वैसा होगा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा हुआ है तो हमारा जनरल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोई भी प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया होगा वो प्रॉमिस के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स भी बाइंड रहेंगे। जैसे मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है या फिर जो मेरे रिलेटिव्स है, तो फिर वो भी बाइंड हो जाएंगे मेरे प्रॉमिस से। तो एक प्रॉमिसर ने, एक पार्टी ने जो भी प्रॉमिस किया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस के पहले, तो फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको वो प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। मीन्स उनको प्रॉमिस वो बाइंड कर देगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो पहली बात तो ये है कि प्रॉमिसर भी बाइंड हो जाएगा, और परफॉर्मेंस से पहले अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। ये ऑब्लिगेशन है। आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ प्रॉमिसर ही कर सकता है, जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व होती है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं आपके लिए एक पेंटिंग बनाऊंगा, एक पिक्चर बनाऊंगा, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं उसके लिए प्राइस पे करूंगा। दोनों एक दूसरे के लायबल हो गए, एक दूसरे के लिए लायबल हो गए। अब दोनों को अपना अपना प्रॉमिस फुलफिल परफॉर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अब क्या हुआ, ए की जो है डेथ हो गई परफॉर्मेंस के पहले। अब वैसे तो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल तो ये है कि अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड हो जाएंगे, उनको प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। मीन्स उनको वो पेंटिंग बना के देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो पेंटिंग बनाने की कला है, ये जो आर्ट है, क्या ये सब में एक जैसी होती है या फिर सबके पास होती है? नहीं, ये तो स्किल है ना। जो ए के पास स्किल थी, जरूरी थोड़ी है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी वही स्किल होगी। इसीलिए यहाँ पे हमारा रूल है कि जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रॉमिसर की पर्सनल स्किल्स उसमें इन्वॉल्व रहेगी परफॉर्मेंस के टाइम पे, और प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं होते हैं। जैसे ही प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है वहीं पे ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। बस वहां पे किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं बचती है। तो जनरल रूल तो ये है कि जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है वहां पे प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड हो जाएंगे, उनको प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। और जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा वो काम। प्रॉमिसर की अगर डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस के पहले तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं होंगे। प्रॉमिसर की डेथ के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वही बात कही है यहाँ पे, ए डाइज बिफोर द डे। वो जो दिन फिक्स हुआ था पेंटिंग करने का उसके पहले ही ए की डेथ हो गई। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय बी। ना तो ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एनफोर्स कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं कि हमको प्राइस चाहिए, ना तो बी क्लेम कर सकता है कि मुझे पेंटिंग बना के देनी ही पड़ेगी। ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसा वो बोल नहीं सकता, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है और प्रॉमिसर की पहले ही डेथ हो गई है, तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाइंड नहीं रहेंगे। प्रॉमिसर की डेथ के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा, कोई भी बाइंड नहीं रहेगा। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो प्रॉमिसर पहले तो उसको फुलफिल करना होगा। प्रॉमिसर अगर फुलफिल नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उस केस में
उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बाइंड हो जाएंगे, उनको वो प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। एनालिसिस में भी यही बात दी गई है। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है। हमने देखा कि परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जो भी पार्टीज ने प्रॉमिस किया है उनको अपना अपना प्रॉमिस जो है वो या तो परफॉर्म करना पड़ेगा या तो ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वही मतलब बताया गया है। ऑफर टू परफॉर्म को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की कोशिश की थी, परफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जो प्रॉमिस ही है जिसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए था परफॉर्मेंस, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने वो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उस केस में अब लाइबिलिटी नहीं बनती है, अब हम डिस्चार्ज हो गए। फिर बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म, मीन्स कौन परफॉर्म करेगा। जैसे मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, तो कौन परफॉर्म करेगा, कौन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहला तो अ, अगर वही बात कही है, देखो यहाँ पे इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेंट इन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही ऐसा है, उसमें पार्टीज जो है उनका इंटेंशन था कि प्रॉमिसर को खुद को करना पड़ेगा, प्रॉमिसर को खुद को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तो उस केस में प्रॉमिसर को ही परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी अभी ऊपर एग्जांपल में देखा, ए ने प्रॉमिस किया था बी के साथ में कि मैं आपके लिए एक पिक्चर पेंटिंग बना के दूंगा। तो यहाँ पे अब वो पार्टी का बी का इंटेंशन क्या था कि ए ही बनाएगा, ए प्रॉमिसर है, ए ही बनाएगा उसको, तो ए को ही अपना परफॉर्मेंस फुलफिल करना होगा, उसको अपना परफॉर्मेंस देना होगा। तो यहाँ पे पार्टी का इंटेंशन ही है कि प्रॉमिसर को ही परफॉर्मेंस देना होगा, तो उस केस में प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा। और कोई और अदर केस होगी जहाँ पे पर्सनल स्किल वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे पार्टी का ऐसा इंटेंशन नहीं है कि प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा, तो वहां पे प्रॉमिसर खुद भी कर सकता है या तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं, या तो प्रॉमिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स किसी एजेंट को भी, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि आप परफॉर्म करो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, तो ए खुद भी परफॉर्म कर सकता है, वो खुद भी पैसे दे सकता है, या तो फिर वो किसी को अ, किसी और को भी बोल सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे कर दो। और अगर ए की डेथ हो गई वो टाइम आने के पहले, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को ये परफॉर्म करना पड़ेगा, मस्ट। ए ने अगर कोई लोन लेके रखा है बी से और वो वापस करने वाला है, वापस करने से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। या तो फिर वो किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, किसी और पर्सन को भी कह सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप अभी पैसे दे दो। तो यहाँ पे कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड एग्जांपल आप पढ़ोगे तो ए ने प्रॉमिस किया था, वही एग्जांपल रिपीट हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा कि बी के लिए पिक्चर बनाने वाला है, वो पेंटिंग बनाने वाला है। तो यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन क्या है कि प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा, ए को ही अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ए को ही करना पड़ेगा, ए ही पेंटिंग बना सकता है। और बी के दिमाग में भी वही है, बी का भी इंटेंशन वही है कि ए को ही परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस देना होगा वो प्रॉमिसर को ही देना होगा, मीन्स ए को ही देना होगा। ठीक है। तो एनालिसिस में भी वही बात कही है कि सबसे पहले प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि पार्टीज का जो इंटेंशन था वो ऐसा था कि प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उस केस में प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा। तो जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, फिर पर्सनल डिलीजेंस इन्वॉल्व होता है, तो फिर उस केस में प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना होता है, जैसे पेंटिंग का एग्जांपल दिया है। और अगर जनरल टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो उस केस में एक एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, वो प्रॉमिसर खुद भी कर सकता है, या प्रॉमिसर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस दो अपना। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लाइबिलिटी कब बनती है, कब वो बाइंड हो जाएंगे, जब प्रॉमिसर की जो है डेथ हो जाएगी, उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड हो जाएंगे। और अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड नहीं होने वाले हैं। प्रॉमिसर की डेथ के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर किसी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि पर्सनल स्किल उसमें इन्वॉल्व थी। यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में
आ जाएगा। फिर कोई थर्ड पर्सन भी, कोई, अब ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा अलग है। थर्ड पर्सन से अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार डिलीवर करूंगा और मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो 2 लाख रुपीज मुझे देगा। तो मैंने तो मेरा प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, मैंने तो उसको कार डिलीवर कर दी। अब मान लो मेरा फ्रेंड जो है मुझे पैसे नहीं दे पा रहा है, उसके किसी रिश्तेदार ने, किसी रिलेटिव ने, या फिर किसी तीसरे फ्रेंड ने उसने आके मुझे पैसे दिए और मैंने वो पैसे एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया है परफॉर्मेंस। तो अब उस केस में जो मेरा फ्रेंड है उसको प्रॉमिस फुलफिल करना था, उसको परफॉर्म करना था, अब वो डिस्चार्ज हो गया। अब क्योंकि मैंने थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया है परफॉर्मेंस, उसके बिहाफ पे वो कर रहा था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब प्रॉमिसर को, मीन्स वो जो मेरा फ्रेंड है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो वही है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। इसके ऊपर भी केस स्टडी टाइप दोस्तों क्वेश्चन आता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो 1 लाख रुपीज मुझे लेने थे मेरे फ्रेंड से, मैंने उसको लोन दे के रखा था। अब उसने मान लो 1 लाख रुपीज वो नहीं दे पा रहा है, उसके किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने उसको पता चला, तो फिर उसने उसके बिहाफ पे 60,000 रुपीज मुझे पे कर दिए, रीपे कर दिए, और मैंने भी उससे 60,000 रुपीज ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो मैंने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया है 60,000 रुपीज का। अब बैलेंस कितना बचता है? 40,000। तो अब मैं 40,000 ही मेरे फ्रेंड से मैं रिकवर कर पाऊंगा। अब मैं उसके ऊपर केस करूंगा तो 40,000 के लिए करूंगा, 1 लाख रुपीज के लिए नहीं करूंगा। भले उसको 60,000 का पता ही नहीं था, उसको 60,000 का पता ही नहीं था कि 60,000 उसके बिहाफ पे किसी ने पे कर दिया है, लेकिन मैं उसके ऊपर केस जो करूंगा वो 40,000 का ही कर सकता हूँ, 1 लाख का नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 1 लाख में से 60,000 का परफॉर्मेंस मैंने थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया है उसके बिहाफ पे, जिसने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो वही ऐसे ऐसे टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देके लिखना होगा। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है, किससे एक्सेप्ट किया है? फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। जैसे यहाँ पे मेरे फ्रेंड को मैंने लोन दे के रखा था, तो मेरा फ्रेंड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रीपे कर दूंगा कुछ समय बाद। तो अब कुछ समय बाद, अब प्रॉमिस उसने किया है तो वो प्रॉमिसर है, तो उसको वो रीपे करना है। अब मान लो वो रीपे नहीं कर पा रहा है, उसके बिहाफ पे उसके फ्रेंड ने या फिर उसके रिलेटिव ने मुझे पैसे पे कर दिए, ये बात उसको नहीं पता है। तो उस केस में क्या होगा? मैंने थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो फिर अब मैं इसके ऊपर केस नहीं कर सकता हूँ, मैं एनफोर्स नहीं कर सकता हूँ। वही बात कही गई है, प्रॉमिसर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम केस स्टडी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, वही एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स मीन्स दो लोगों ने मिलके प्रॉमिस किया, 3 लोगों ने मिलके प्रॉमिस किया, तो अब उनकी लायबिलिटी कैसे बनती है? तो उस केस में 2 लोगों ने मिलके प्रॉमिस किया है ना, तो दोनों को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, दोनों लायबल रहेंगे प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए, दोनों को परफॉर्मेंस देना होगा। अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो वो अप्लीकेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर अप्लीकेबल क्या होगा कि जॉइंट प्रोमिसर्स, 2 लोगों ने मिलके प्रॉमिस किया है, तो दोनों पार्टीज को, दोनों पर्सन को साथ में मिलके परफॉर्मेंस देना होगा, दोनों लायबल रहेंगे जॉइंटली। ऑल सच पर्सन्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में हमने देखा, अगर कोई प्रॉमिसर की डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल हो जाएंगे। तो मान लो ए और बी दोनों ने मिलके सी के साथ प्रॉमिस किया था, तो अब दोनों को अपना परफॉर्मेंस देना जरूरी है, दोनों लायबल रहेंगे। मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अलोंग विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर दोनों लायबल रहेंगे। और मान लो दोनों की डेथ हो गई तो फिर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके लायबल रहेंगे। तो जॉइंट प्रोमिसर्स में क्या होता है? जॉइंट प्रोमिसर्स में 2 पर्सन ने साथ में मिलके प्रॉमिस किया तो दोनों लायबल रहेंगे। किसी एक प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सर्वाइविंग प्रोमिसर है उसके साथ लायबल हो जाएगा, मिलके दोनों को परफॉर्म करना होगा। और मान लो दोनों प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके उनको परफॉर्मेंस पूरा करना होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। हमको ये थोड़ा फर्क समझना होगा।
सक्सेशन और असाइनमेंट का फर्क क्या है? सक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे दादाजी की प्रॉपर्टी जो है पापा के नाम पे हो जाती है, पापा की प्रॉपर्टी जो है बेटे के नाम पे हो जाती है, तो ये सक्सेशन में होता है। सक्सेशन में म्हणजे जो प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस से मिलती है। तो सक्सेशन में क्या होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी ही आपको नहीं मिलती है, प्रॉपर्टी के साथ में लायबिलिटीज जो होती है वो भी आपके पास शिफ्ट हो जाती है। जैसे एक्स है, एक्स का कोई सन है, मान लो वाई, तो एक्स की डेथ हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो किसके नाम पे शिफ्ट हो जाएंगी, वाई के नाम पे। एक्स के सारे लोन्स लाइबिलिटीज वो भी शिफ्ट हो जाएगी। तो एसेट्स तो शिफ्ट होने ही वाले हैं, प्रॉपर्टीज तो शिफ्ट होने ही वाली है, साथ में लाइबिलिटीज भी शिफ्ट होने वाली है, दोनों दोनों उसके ऊपर शिफ्ट होने वाला है। तो इसी को ही कहते हैं सक्सेशन। अब इसमें क्या होगा, वाई को ए की सारी लाइबिलिटीज रीपे करना होगा, लेकिन वाई लायबल कितना रहेगा, जितना उसको प्रॉपर्टी मिली है। जैसे कि मान लो एक्स के पास प्रॉपर्टी थी 2 लाख रुपीज की, अब एक्स की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, वाई की। फिर एक्स के ऊपर लोन भी था, उसने बाहर से लोन भी लेके रखा था, लोन की अमाउंट थी 50,000 रुपीज। तो अब ये जो लोन है 50,000 का, ये कौन रीपे करेगा, ये वाई को रीपे करना होगा। क्लियर। अब मान लो लोन की अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, तो अब 2,50,000 के लिए वाई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, वाई लायबल नहीं रहेगा। वाई कितना लायबल रहेगा, जितनी उसको प्रॉपर्टी मिली है मैक्सिमम उतने के लिए वो लायबल हो सकता है। तो 2 लाख की प्रॉपर्टी उसको मिली है ना, तो 2 लाख के लिए ही सिर्फ वो लायबल माना जाएगा। उसको ये 2,50,000 में से 2 लाख का ही अमाउंट रीपे करना होगा। तो सक्सेशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होती है और साथ में लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होती है। अब असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही असाइन किया जा सकता है। असाइनमेंट कभी भी लायबिलिटी का नहीं होता है, कभी भी लोन का असाइनमेंट नहीं हो सकता है, कभी भी लॉस का असाइनमेंट नहीं हो सकता है। असाइनमेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का होगा, बेनिफिट का होगा। तो अगर जैसे कि मान लो LIC पॉलिसी वगैरह होती है, पॉलिसी के केस में क्या होता है, पॉलिसी के केस में क्या होता है, मान लो एक्स ने पॉलिसी निकाली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो एक्स को अगर कुछ हो जाता है, एक्स की अगर डेथ हो जाती है, तो फिर उसके घर वालों को पैसे मिलेंगे, उसने जिसको भी बेनिफिशियरी बनाया होगा। तो बेनिफिशियरी क्या होता है, बेनिफिशियरी का मतलब होता है बेनिफिट असाइन करना, ये एक असाइनमेंट ही होता है। तो इस केस में मान लो उसने बेनिफिशियरी बनाया था अपनी वाइफ को, तो एक्स की डेथ के बाद पॉलिसी के पैसे किसको मिलेंगे, वाइफ को मिलेंगे, क्योंकि वाइफ बेनिफिशियरी थी वहां पे। तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने बेनिफिट असाइन किए थे। तो असाइनमेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट का होता है, उसमें कोई भी तरह का लोन शिफ्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो यही बात कही है कि क्रेडिटर जो है ये बेनिफिट असाइन कर सकता है। ठीक है। और जैसे मान लो मैं क्रेडिटर हूं, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो फिर मैं किसी और को ये असाइन कर सकता हूं कि मेरे बिहाफ पे आप पैसे ले लो, तो मैंने बेनिफिट असाइन कर दिया उसको। लेकिन कोई डेटर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि डेटर को पे करना होता है, सामने वाले को डेटर को पे करना होता है। तो डेटर कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे बिहाफ पे आपने पे कर देना। डेटर अपनी लायबिलिटी असाइन नहीं कर सकता है, लेकिन क्रेडिटर अपने बेनिफिट्स असाइन कर सकता है। तो ये बात होती है। उसके बाद हम आज का लास्ट पॉइंट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई चीज प्रॉमिस की है अदर पार्टी को, तो अब यहाँ पे मुझे परफॉर्म करने की बारी है, मुझे परफॉर्मेंस देना होगा। तो यहाँ पे मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट। उसने वो मेरा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जैसे मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में प्रॉमिस हुआ था, मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कार दूंगा, आपने मुझे 2 लाख रुपीज देना। तो मैं अब कार लेके उसके पास गया और उसने लेने से मना कर दिया। तो ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस था, और प्रॉमिस ही ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, चलो आइए पढ़ते हैं। वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, मीन्स प्रोमिसर ने, यहाँ पे मेरे केस में मैंने मेरे फ्रेंड से जो प्रॉमिस किया था वो मैंने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, प्रोमिसी ने, मेरे फ्रेंड ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। मैं अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं कह सकता है कि आपने परफॉर्म किया ही नहीं, क्योंकि मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की थी, मैंने उसको ऑफर दिया था,
परफॉर्मेंस का उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और मेरे कोई भी राइट मैं लूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरे सारे राइट्स वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे केस कर सकता हूँ, अगर उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और मेरा कुछ नुकसान हो गया तो मैं डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता हूँ उससे। तो मेरे राइट्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, मैं कोई भी अपना राइट जो है वो लूज नहीं करूंगा। ठीक है। फिर ऑफर जो है इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मैंने जो परफॉर्म किया है वो अनकंडीशनल हो, उसमें मैंने कोई कंडीशंस नहीं लगाई थी। अगर मैंने कुछ कंडीशन लगा रखी है तो फिर उस केस में वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो जो हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं वो एक्चुअली वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ परफॉर्मेंस, वो मेरा अनकंडीशनल परफॉर्मेंस था। वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए प्रॉमिसी को। जैसे कि मैंने उसको कार डिलीवर करने की कोशिश की है, तो फिर मैंने उसको कार एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए कि कार प्रॉपर कंडीशन में है, उसने सब कुछ चेक करने के लिए मैंने उसको टाइम दिया था। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रॉमिसी को ये असर्टन करने के लिए कि जो उसने कार बोली थी वही कार है कि नहीं, कार प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं। If the offer is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promisor is bound by his promise to deliver। तो वही बात है कि जो मैंने कार बोली थी वही कार उसको मैं दे रहा हूँ कि नहीं, वही प्रॉमिस मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं, ये उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसे ही अगर एक से ज्यादा जॉइंट प्रॉमिस ही है, ऊपर हमने जॉइंट प्रॉमिसर पढ़े थे, यहाँ पे जॉइंट प्रॉमिस ही है, तो फिर उसका भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, इन सारे प्रॉमिसेस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम आज रुक जाएंगे, इसके आगे का जो पार्ट है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।